आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में इसकी कुछ अजम्पशंस देखी थी विच आर 3 इन काउंटिंग। और नाउ टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अजम्पशंस की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है और ये काउंटिंग में हमारे होते हैं 11। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिंसिपल्स हैं क्या। प्रिंसिपल्स होती हैं गाइडलाइंस टू प्रिपेयर अकाउंट्स। ठीक है, ये एक गाइडलाइंस है जो हमें बताती हैं कि हम अकाउंट्स को किस बेसिस पे तैयार करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशंस, टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग फॉर्मेट्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर्मेट्स को पूरा करने के लिए, अकाउंटिंग के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना जरूरी है। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रिंसिपल। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। As this principle, business is considered to be separate from its owner। ये चीज हम बिजनेस स्टडी में भी पढ़ते हैं, तो आई होप आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा कि बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे बोथ हैव सेपरेट एंटिटी। कि बिजनेस में ओनर को बिजनेस से अलग माना जाता है। ठीक है, और इसी अजम्पशन की वजह से जो प्रिंसिपल, ये इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से ही जो भी कैपिटल बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, अगर भी ओनर और जो बिजनेस था वो एक ही चीज होते तो क्या होता कि जो ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी थोड़ी होती। बट हम हमेशा जब भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल इज अ लायबिलिटी अकाउंट। इससे क्या होता है, जो लायबिलिटी है बिजनेस की वो बढ़ जाती है। जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तो उसे ओनर की इन्वेस्टेड कैपिटल को लौटाना होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्रोप्राइटर इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, द कैश और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड while capital account is credited, which shows the liability of the enterprise towards proprietor। आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि जब भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो एक तरफ तो बैंक का कैश, जो फर्म होती है उसका बैंक या कैश बैलेंस बढ़ जाता है, उसको हम डेबिट कर देते हैं, वो क्या है, हमारी एसेट है। ठीक है, और हम अपने रूल्स वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उस रूल्स की वीडियो में आपको रूल्स याद ही होंगे कि जब भी बिजनेस में कैश या पैसा आता है, बिजनेस बैंक आ रहा है, तो ये एक एसेट है और एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है। ठीक है, जबकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। तो इससे जो एंटरप्राइज है उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। ठीक है, बिकॉज बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। आई होप दिस प्रिंसिपल इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। द सेकेंड प्रिंसिपल इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सेज कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किसी चीज की क्वालिटी हमारे लिए कितनी हो, कितनी ही यूजफुल हो, बट अगर हम उसके अमाउंट को मनी में मेजर नहीं कर सकते तो हम उसे अकाउंट्स में शामिल नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ थर्ड प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। As per this principle, the life of enterprise is broken into smaller periods। हमने एक assumption पढ़ी थी अपनी, going concern assumption। going concern assumption कहती है कि the business can run for a long period of time। ठीक है, कि एक लंबे समय तक चलता रहेगा and we have no intention to close it in near future। आई होप आपको वो assumption याद होगी अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी। तो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड, वो जो अजम्पशन थी हमारी, उसी अजम्पशन पे बेस्ड ये प्रिंसिपल है विच इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। की क्योंकि बिजनेस एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला है तो सब सालों का एक साथ हिसाब रखना तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए एज पर दिस प्रिंसिपल हम एंटरप्राइज की टोटल लाइफ को क्या कर देते हैं, कुछ स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट इट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक रेगुलर इंटरवल पे मेजर की जा सके। ठीक है, स्मॉलर पीरियड का मतलब होता है यहाँ पे 1 ईयर, और डेट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर, जिसको कि हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर टू यू ऑल।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। According to this principle, there should be complete and understandable reporting of financial statements of the economic affairs to the business entities. कैसा होना चाहिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? हमेशा फुल डिस्क्लोजर मतलब कि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप अपनी जो भी इंटरेस्टेड एंटिटीज हैं उनको फुली डिस्क्लोज करें, ठीक है? वट एवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम। आपकी एंटिटीज कौन सी हो गई? बिजनेस एंटिटी, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, जिनसे आप क्रेडिट पे परचेजेस कर रहे हैं, या आपके सप्लायर्स हो गए, आपके डेटर्स हो गए, ये सब आपकी बिजनेस एंटिटीज है। उसके अलावा आपको टैक्स पे करना है तो गवर्नमेंट हो गई आपकी बिजनेस एंटिटी में इंटरेस्टेड। अगर किसी को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टर्स हो गए आपकी बिजनेस एंटिटी, या कुछ रिसर्चर्स भी हो सकते हैं हु वांट टू रिसर्च ऑन द बिजनेसेस, ठीक है? तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं विच हैव द इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिनका इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है और विच यू थिंक कि इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्लोज, you must disclose these information to the economic entities or business entities. For example, जैसे कि the reason for low returns should be disclosed, कि अगर हमारे लो रिटर्न्स आए हैं तो वो लो रिटर्न क्यों आए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको अपनी एंटिटीज को डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है, ताकि भी पता रहे कि आप फेयर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। और अगर आपने लो रिटर्न्स लिए हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ रीजन है, तो आपको इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है अपनी एंटिटीज को डिस्क्लोज करनी जरूरी है। नाउ आवर फिफ्थ प्रिंसिपल इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इट रेफर्स टू इम्पोर्टेंट ऑफ एन आइटम और एन इवेंट, कि कोई भी आइटम की इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए, वो आपके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो कि अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ फर्नीचर ₹50,000 इज मटीरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 5 लाख। कि अगर कोई कंपनी 5 लाख रुपए कमा रही है, ठीक है, तो 5 लाख कमाने वाली कंपनी के लिए जिसकी टर्नओवर मतलब सेल्स, कि उसका अगर सेल्स ही 5 लाख की है तो उसके लिए 50,000 का जो खर्चा होगा, 50,000 का फर्नीचर रिपेयर का खर्चा, वो उसके लिए मटीरियल इंफॉर्मेशन होगा। 5 लाख वाले के लिए 50,000 का एक्सपेंस मायने रखता है ना, बट इट इज नॉट मटीरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 20 करोड़, ठीक है? आई होप अंडरस्टैंड कि जो कंपनी करोड़ों में कमा रही है उसके लिए 50,000 एक छोटा सा अमाउंट है, तो वो उसके लिए इतनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। बात समझ आ गई? कि मैं इसको थोड़ा और छोटे अमाउंट से आपको समझाऊं कि मान लो कोई कंपनी कमाई 50,000 रही है, तो 50,000 वाली के लिए 5,000 का खर्चा उसके लिए एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है? बात समझ आई कि 50,000 वाले के लिए 5,000 का खर्चा जो होगा वो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गई। पर अगर वही कंपनी कोई 25 लाख कमा रही है तो उसके लिए 5,000 का खर्चा एक मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई ट्रांजेक्शन या इवेंट या आइटम आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। दिस इज कॉल्ड मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है? चलिए इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसकी बात करेंगे। अभी हमने जो एक फुल डिस्क्लोजर पढ़ा था, लास्ट प्रिंसिपल, फोर्थ वाला, मैं वापस जाती हूँ एक बार आपके लिए। ये जो था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इस फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में एक चीज बोलते हैं कि भाई जो भी आपके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है इट शुड बी फुली डिस्क्लोज टू द बिजनेस एंटिटीज, ठीक है? कि मटेरियल इंफॉर्मेशन जो भी है उसको आप अपनी बिजनेस एंटिटीज को डिस्क्लोज करें। और जो हमारा ये फिफ्थ प्रिंसिपल था विच इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल, इसमें आपको बताया कि भाई मटेरियल इंफॉर्मेशन होती क्या है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि वो सारे इवेंट्स और आइटम्स आपके लिए जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है। कोई पर्सन अगर 5,000 रुपये कमा रहा है तो उसके लिए 50 रुपये की चाय पे किया गया खर्चा मटेरियल इंफॉर्मेशन होगा। पर जो 50,000 कमा रहा है वो 50 रुपये की चाय उसके लिए मायने नहीं रखेगी, तो वो उसके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है। बात समझ आई? तो दिस इज कॉल्ड मटेरियलिटी प्रिंसिपल। और जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी उसको ही फुली डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल नंबर 4 एंड 5 दोनों क्लियर होंगे। चलिए सिक्स प्रिंसिपल आता है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
दिस प्रिंसिपल सेज दैट डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई आप प्रॉफिट्स के लिए तैयारी मत करो, बट आप जितने भी होने वाले लॉसेस हैं उनके लिए पहले से तैयारी रखें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, पर होने वाले लॉसेस के बारे में जरूर सोचिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम पढ़ते हैं कि बिजनेस जो है वो रिस्क पे डिपेंड करता है, कोई भी बिजनेस है उसमें रिस्क तो होगा ही होगा, है ना। तो सेम बात यहाँ पे आती है कि हमें लॉसेस के बारे में सोचना चाहिए और प्रॉफिट्स के बारे में नहीं। इसी पे बेस्ड हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसी प्रिंसिपल की वजह से वी मेंटेन जर्नल रिजर्व्स। जर्नल रिजर्व एक अमाउंट होता है जो हम अपने प्रॉफिट में से बचा के रखते हैं, ताकि कभी भी कोई भी अगर हमें जरूरत पड़ जाती है तो वी कैन यूज दैट मनी फॉर दैट पर्पज। मान लो कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हमें उस पैसे को क्या करना पड़ता है, उस जनरल रिजर्व का इस्तेमाल हम उस काम के लिए कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोविजंस, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हमें पता है फिक्स एसेट बिजनेस में यूज हो रही है और फिक्स एसेट है तो डेप्रिसिएट तो होंगी ही होंगी। तो डेप्रिसिएशन का जो खर्चा हुआ उसके लिए हम होने वाला खर्चा उसके लिए हम पहले से ही एक प्रोविजन बना के चलते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट उस टाइम पे अफेक्ट ना हो। इसी तरह से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कि अगर हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसे चांसेस हैं कि मेरे कुछ अमाउंट जो है, कुछ डेटर्स जो है वो बैड डेब्ट्स हो जाए, मतलब मुझे मेरा पैसा ना लौटाएं। तो उस कंडीशन में, उस लॉस से बचने के लिए हम पहले से ही एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारी प्रोविजन और रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर टू यू। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, विच इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। क्या मतलब हुआ कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि भाई अकाउंट आपने जिस कॉस्ट पे किसी एसेट को एक्वायर किया है वही वैल्यू आप अकाउंट में हमेशा मेंशन करोगे। ठीक है, बात समझ आई कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई एसेट परचेज करी 1 लाख रुपीज की। ठीक है, और जब मैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, मान लो उसका मार्केट प्राइस कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कम हो गई हो, डेट इज 90,000, या वैल्यू 1 लाख से बढ़ गई हो, डेट इज 1,20,000, बट द एसेट शेल कंटिन्यू टू बी शोन एट इट्स परचेज प्राइस, डेट इज रुपीज 1 लाख। उसकी मार्केट वैल्यू फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय कुछ भी हो, बट हम एसेट को उसके कॉस्ट प्राइस पे, जिस पे हमने उसको परचेज किया था, उसी पे शो करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। उसको खरीदने में जो प्राइस पे किया गया उसी पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। और मुझे जो भी इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी है, मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है या मुझे एसेट को सेल करते समय देखना है कि भाई मेरी क्या कॉस्ट है, और उस पर डेप्रिसिएशन निकालने के बाद मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस इसको सेल करने में, वो सब कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने प्रिंसिपल मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल, विच इज द 8th प्रिंसिपल। This principle says that it is necessary to match the revenue of the period with the expense of that period to determine correct profit or loss for the accounting period। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने, अगर हमें सही प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है तो हमारे रेवेन्यूज सेम अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस से मैच करने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस साल मेरे खर्चे ज्यादा हुए हैं तो मैं लास्ट ईयर के खर्चे ले लूं और इस साल का रेवेन्यू ले लूं। नो, इट्स नॉट करेक्ट। कि इफ वी रियली वांट टू determine the correct profit or loss, we our revenue must match with the expenses of the same year। ठीक है, हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम ईयर से मैच होने चाहिए। आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर। नाउ आवर 9th प्रिंसिपल इज ड्यूल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ड्यूल एस्पेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, तो ड्यूल एस्पेक्ट आपको आई होप समझ आ जाएगा जल्दी। कि दिस प्रिंसिपल सेज कि एवरी ट्रांजेक्शन एंड टू इनटू
by an enterprise has two aspect, one is debit and the other one is credit of equal amount। कि किसी भी ट्रांजेक्शन के कैसे इफेक्ट पड़ते हैं, टू इफेक्ट्स पड़ते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई परचेज, सपोज अ फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1 lakh, then the business has an asset of ₹1 lakh and has a liability towards proprietor that is capital of ₹1 lakh। तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो एक अकाउंट, एक ही ट्रांजेक्शन हुई है, बिजनेस में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे एक तरफ हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और यही हमने इस प्रिंसिपल में बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज has two aspects, one is debit and the other one is credit। I hope this principle is clear to you all। चलिए next move to the next principle, that is revenue recognition concept। this is also an important concept जिस पे mostly principle पे question पूछते हैं। according to this principle या this concept, revenue is considered to have been realized, a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established। कि किसी भी ट्रांजेक्शन को उसी समय हुआ मान लिया जाएगा जब उसकी डीलिंग हुई है, वेदर वी रिसीव द अमाउंट रिलेटेड विद दिस और नॉट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज अ फर्म सेल गुड्स इन मार्च 2023। मान लो कि एक फर्म ने गुड्स को मार्च 2023 में सेल किया, ठीक है, उसका अमाउंट जून 2023 में रिसीव हुआ। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल्स थी। बात समझ आ रही है? तो revenue of this sale should be recognized in March 2023, that is when the goods are sold, because the legal obligation to receive the amount is established in March 2023। क्या बोला है यहाँ पे कि मार्च में डीलिंग हुई है, अमाउंट बेशक से जून में रिसीव हुआ हो, बट हम मार्च 2023 की अकाउंटिंग में ही ये दिखाएंगे कि हमने इतने की सेल्स करी हैं, यानी कि रेवेन्यू जनरेट किया है। क्यों? क्योंकि जो लीगल ऑब्लिगेशन था अमाउंट को रिसीव करने का, वो मार्च में ही इस्टेब्लिश हो गया था, बेशक से हमने अमाउंट को रिसीव किया या नहीं किया। वापस मैं प्रिंसिपल पे जाती हूँ। अब आप देखिए इसको कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड। रेवेन्यू को उसी समय रियलाइज मान लिया जाएगा व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, जब ट्रांजैक्शन की गई है, ठीक है, एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड, और जो ऑब्लिगेशन है अमाउंट को रिसीव करने का वो एस्टेब्लिश हुआ है, वेदर वी एक्चुअली रिसीव। होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए नेक्स्ट, नाउ मूव अवर नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल विच इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। It means that all accounting transactions should be evidenced and supported by business documents। ये ट्रांजेक्शन बोलती है, ये प्रिंसिपल कहता है कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या होनी चाहिए, किसी न किसी एविडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी उनका कोई ना कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कैश मीमो, इनवॉइस, सेल्स बिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग हमेशा किसी न किसी एविडेंस पे बेस्ड होती है। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करें आपके पास उसका कोई ना कोई वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, लाइक कैश मीमो, इनवॉइस, सेल्स बिल्स एक्सेट्रा। आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर टू यू ऑल। इसके साथ ही हमारे बेटे ये प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, गुड डे, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।